ड्रामे की स्टार्टिंग में जिनका सेक्रेटरी उससे कहता है कि अभी अभी तो आपने अब्रॉड पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर आप चाइना वापस लौटकर प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हैं। जिन उससे कहता है कि ये सब मैं प्यार की वजह से कर रहा हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। प्रेजेंट में हमें जिन की गर्लफ्रेंड यानी कि रैन की कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ उनका बॉस उन सबसे कह रहा होता है कि इस बार हमें ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करना है। अगर हमने ये कोऑपरेशन जीत लिया तो मैं सबको डबल बोनस दूंगा। तभी वहाँ जिम उनकी कंपनी में आ जाता है। रैन की फ्रेंड से कहती है कि ये तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना। रैन कहती है कि अब मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फ्रेजो में दिखाते हैं कि जिन रैन से कहता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, वैसे भी अब मैं अब्रॉड जा रही है, मुझे भी उसके साथ जाना है। फिर वो उसे काट देकर कहता है कि इसे मेरा कंपनसेशन समझना, अब से हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। प्रेजेंट में रैन सोचती है कि मैं दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी, वो भी उस इंसान के लिए जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। रैन का बॉस जीन से कहता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर चूज कर सकते हैं। तब जेन रैन को चूज करता है। रैन कहती है कि सॉरी, अभी मेरे पास और भी प्रोजेक्ट हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाऊंगी, आपको किसी और को चूज करना चाहिए। जीन मिस्टर झाओ से कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारी कंपनी अग्री नहीं हो रही है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर झाओ से रोकते हैं और रैन से कहते हैं कि तुम अपने सारे कामों को दूसरों को सौंप दो, आज से तुमसे मिस्टर फू के प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। रैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उस कोऑपरेशन के लिए मान जाती है। जिन उससे कहता है कि कल मेरी कंपनी में आकर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेना। बाद में रैन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, क्या तुम अभी भी जिन को लाइक करती हो। रैन कहती है कि मैं इतनी बेशरम नहीं हूँ जो मिंग का सब्स्टिट्यूट बनूंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, वैसे भी अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। उनकी इन सब बातों को जीन भी सुन लेता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जीन रैन से कहता है कि क्या मेरे चेहरे पर सोना लगा हुआ है जो तुम मुझे इस तरह से घूर रही हो। रैन कहती है कि तुम हो ही इतने अच्छे कि मेरा कहीं और देखने का मन ही नहीं करता। प्रेजेंट में जीन कहता है कि 5 साल बीत गए हैं, मैं ये उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि वो मेरा वेट करेगी। इसके बाद जीन रैन से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखता है। रैन कहती है कि मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब जीन उससे कहता है कि तुम इन 5 सालों में किसी और के प्यार में भी पड़ गई। रैन कहती है कि क्यों, क्या मैं किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकती हूँ? क्या तुम ये चाहते हो कि तुमसे ब्रेकअप होने के बाद मैं जिंदगी भर सिंगल रहूँ? हमारे बीच पहले जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए तुम सिर्फ मुझसे प्रोजेक्ट की बात करो। तभी वहाँ मेंग भी जिनको सरप्राइज देने के लिए आ जाती है। फिर वो रैन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रैन कहती है कि हमारी कंपनी का फूजी ग्रुप के साथ कॉपरेशन है। मेंग कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेजुएशन के बाद आखिर हम मिल ही गए, कैसा रहेगा अगर आज रात हम सब डिनर करें, मैं हमारे पुराने क्लासमेट को भी वहाँ बुला लूंगी। इसके बाद रात में रैन उनके साथ डिनर करने आ जाती है। मेंग रैन से कहती है कि तुम इतने सालों से क्या कर रही थी। रैन कहती है कि मैं अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए पैसे कमा रही थी। मेंग कहती है कि हाँ, तुमने तो कॉलेज में भी बहुत सारी जॉब्स की थी, तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तब रैन कहती है कि मुझे कुछ काम करने जाना है, इसलिए मैं अपने आप को ड्रिंक की पनिशमेंट देकर यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। जिन उससे कहता है कि जब तुमसे पीना नहीं बनती है तो तुम पीती क्यों हो, और वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। रैन कहती है कि मुझे नीचे उतारो, अगर मैंने देख लिया तो क्या होगा। जिन कहता है कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, तो मेरे दोस्तों की बकवास पर ध्यान मत दो। इसके बाद जिन उसे घर पर छोड़ने आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। रैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी लाइफ में धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है, और वो उसे अपने घर से निकालने लगती है। तब जीन उसे किस कर लेता है। सुबह जब रैन को होश आता है तो जीन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीन कहता है कि कल रात मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था। रैन कहती है तो क्या तुम कल पूरी रात यहीं पर रुके हुए थे, और क्या तुमने ही मेरे कपड़े चेंज किए हैं। जीन कहता है कि वो तुम ही थी जो मुझे जाने नहीं दे रही थी, और रही बात कपड़ों की तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले देखा नहीं है, पर तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। रैन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तभी जीन को मिंग का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जीन कहता है कि मैं अभी कंपनी में हूँ, और वो उसका फोन काट देता है। फिर वो रैन को बताता है कि मिंग ने भी हमारे प्रोजेक्ट टीम को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर रैन अपसेट हो जाती है और वो जीन को वहीं छोड़कर चली जाती है। सेक्रेटरी जीन से कहता है
कि आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मिस रैन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मिस मैंग को प्रोजेक्ट टीम में शामिल किया गया है, ताकि वो मिस रैन को पीठ पीछे हट न कर पाए और आप उन पर नजर रख सकें। जीन कहता है कि अगर मैं उसे बताऊंगा भी तो भी वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। इसके बाद फैंग रैन को हक कर लेता है और कहता है कि तुम स्पेशली मुझे देखने के लिए कंपनी में आई हो ना। जीन को गुस्सा आ जाता है, उन लोगों से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फैंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, सॉरी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और वो रैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर रैन फैंग से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने नहीं आई हूँ बल्कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। ग्रैंडमा मेरी लाइफ है, तुम्हारी मॉम ने मेरी ग्रैंडमा को हर जगह इंसल्ट किया था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम कभी एक नहीं हो सकते। इसके बाद सेक्रेटरी जिन को फैंग की इंफॉर्मेशन ला कर देता है और कहता है कि उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, पर फैंग के पेरेंट्स मिस रैन से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से मिस रैन की ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जीन कहता है कि उस पर नजर रखो, अगर उसने दोबारा रैन को परेशान किया तो तुम मुझे बताना। इसके बाद मिंग अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही होती है, तभी वो वहाँ रैन से टकरा जाती है। फिर वो उसके हाथ में गिफ्ट को देखकर कहती है क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है। रैन उससे कहती है कि सॉरी ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। मिंग कहती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आना नहीं चाहती। मिंग का फ्रेंड कहता है कि ये मिंग की चाइना वापस लौटने के बाद पहली बर्थडे पार्टी है, यहाँ तक कि जीन भी अपनी मीटिंग को छोड़कर हमारे साथ शामिल हुआ है, फिर तुमने मना क्यों किया। रैन कहती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे सच में कोई और काम है। तब मिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कितने प्यार से तुम अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो, और उसका सामान खींचने लगती है, जिससे रैन का सारा सामान नीचे गिर जाता है। रैन रोते हुए अपने सामान को कलेक्ट करती है, फिर वो अपने सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीन को वहाँ मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिलता है, वो शॉप पर आकर कहता है क्या मुझे इस मिट्टी का नया ब्रांड मिल सकता है। शॉप लेडी कहती है कि सॉरी ये तो कस्टम ऑर्डर है, ऐसा लगता है कि ये हमारी और कस्टमर का है, वो हर साल इसे कस्टमाइज करवाने आती है। जीन कहता है पर हर साल क्यों। शॉप लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि वो इसे अपने डेड बच्चे के लिए डिजाइन करवाती है। जीन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ है। शॉप लेडी कहती है कि शायद ये सब 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। दूसरी तरफ रैन अपने बच्चे की टॉम पर आ जाती है और उससे कहती है कि सॉरी मुझसे तुम्हारा गिफ्ट टूट गया है, पर मैं अगली बार तुम्हारे लिए दूसरा गिफ्ट ले आऊंगी। उसी वक्त वहाँ जिन भी आ जाता है और वो रैन से कहता है क्या ये बच्चा हमारा था। रैन कहती है कि हाँ ये हमारा बच्चा था। जिन कहता है तो तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तब रैन कहती है कि तुम्हें मुझसे ये पूछने का कोई हक नहीं है, वो तुम ही थे जिसने मिंग के लिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। अब अपना ये नाटक करना बंद करो, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। इसके बाद जीन रैन के फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। रैन की फ्रेंड कहती है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तब तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए वो मर गया क्योंकि उस समय वो बहुत अपसेट हो गई थी। इसके बाद रैन के पास उसके बॉस का कॉल आता है, वो कहते हैं कि मेरे फादर घर में गिर गए हैं, क्या तुम उन्हें जाकर देख सकती हो। तब रैन उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आ जाती है। मिस्टर जाओ के डैड उनसे कहते हैं कि अगर आज रैन टाइम पर नहीं आती तो मैं आज का मर चुका होता। रैन अपने बॉस से कहती है कि आपके डैड के पैरों में चोट लगने की वजह से वो नीचे गिर गए थे, अब उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब मिस्टर जाओ के डैड कहते हैं कि तुम रैन से शादी कर लो। मिस्टर जाओ कहते हैं कि आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, वो मेरी असिस्टेंट है। उनके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम भी रैन को लाइक करते हो, इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए तुम उससे शादी कर लो। दूसरे फैंग की मॉम रैन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फिर से सिड्यूस करने की। तुम एक गरीब लड़की हो जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर तुम मेरे बेटे से शादी क्यों करना चाहती हो। और वो उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ जीन आकर रैन को पकड़ लेता है। फैंग की मॉम कहती है तो अच्छा तुम दोनों तरफ गेम खेल रही हो। जीन कहता है कि बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हारे बेटे को फायर कर दूंगा। इसके बाद जीन रैन से कहता है कि तुम फैंग को अभी कांटेक्ट करो और उससे कहो कि अगर उसके मॉम पापा के लिए तुमसे माफी नहीं मांगेगी तो तुम पुलिस को कॉल करोगी। रैन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जीन कहता है क्यों, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। वो तुम्हारी पीठ के पीछे दूसरों के साथ डेट कर रहा है। अभी वो जिस लड़की को डेट कर रहा है उसका फैमिली बैकग्राउंड तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग की मॉम की आंखों में तुम कभी भी
कभी उस लायक नहीं हो पाओगी। ये सुनकर रैन को पुराने मोमेंट याद आ जाते हैं। जब वो जीन को जाने से रोकती है तब जीन उससे कहता है कि तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं हो और ना ही मेरी फैमिली के लायक हो। प्रेजेंट में वो कहती है कि तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम अच्छे लोगों के लायक नहीं हूँ। जीन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि वो फैंग अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें एक बेकअप के रूप में मानता है। रैन कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिंग रैन से कहती है कि मैंने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की न्यूज देखी थी, वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे बोल सकता है। रैन कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी उसकी मॉम ने पब्लिकली मुझसे माफी मांग ली है। मिंग कहती है कि हाँ, मैंने जिन से कहा था कि इस मामले में तुम्हारी हेल्प करे। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, पर जब मैंने उसे डांटा तो वो मान गया। रैन सोचती है तो इसका मतलब जीन ने मेरी हेल्प इसकी वजह से की थी। मिंग कहती है कि 5 साल पहले जीन ने मेरे साथ अब्रॉड जाने के लिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तुम नहीं जानती कि इन सालों में मुझे कितना गिल्ट महसूस हुआ है, प्लीज हमें माफ कर दो। जब हमारी एंगेजमेंट होगी तब क्या तुम हमें ब्लेसिंग देने आओगी। तब रैन ये सुनकर वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद कंपनी में जीन के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि अब तुम और मिंग चाइना वापस आ गए हो तो तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। जीन कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं तो उसे अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, याओ फैमिली हमारे लिए एक अच्छा मैच है। तब जीन अपनी मॉम का फोन काट देता है। दूसरी तरफ रैन अपनी ग्रैंडमा से हॉस्पिटल में मिलने आ जाती है। नर्स उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से स्पेशली कहा था कि आज तुम उनसे मिलने आओगी, फिर भी वो सो गई है। रैन कहती है कि कोई बात नहीं, उन्हें सोने दीजिए, मैं उनसे मिलने फिर कभी आ जाऊंगी। फिर वो बाहर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि मैं तो ग्रैंडमा को फ्रूट देना भूल ही गई। जब वो वार्ड में आती है तो उसकी ग्रैंडमा नीचे गिरी हुई होती है। रैन अपनी ग्रैंडमा को संभालती है और उनके हाथों में चोटों के निशान देखती है। वो नर्स से कहती है कि ये सब क्या है। नर्स कहती है कि मैं तो उनके हाथ पर दबाती हूँ क्योंकि वो दिन भर बेड पर पड़ी रहती है। तभी ग्रैंडमा एक मेडिसिन नीचे फेंकती है। रैन कहती है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को स्लीपिंग पिल्स क्यों देती हो। नर्स कहती है कि जब ग्रैंडमा को नींद नहीं आती है तब मैं ओकेजनली उन्हें ये मेडिसिन देती हूँ। रैन कहती है कि अगर तुम ये मेडिसिन उन्हें कभी कभी देती हो तो इस बोतल में से 2 ही मेडिसिन क्यों बची है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ। और वो वहाँ पुलिस को बुला लेती है। जीन भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है। ग्रैंडमा जीन को देखकर कहती है कि कितना हैंडसम लड़का है, क्या ये मेरा दामाद है। तब जीन ग्रैंडमा से कहता है कि आप घबराइए मत, मैं रैन को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और उसे किसी से भी बुली नहीं होने दूंगा। इसके बाद बाहर निकलकर रैन जीन से कहती है कि मेरी ग्रैंडमा की बातों को सीरियसली मत लेना, अभी वो बीमार है। जीन कहता है पर मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से जो कुछ भी कहा था वो सच था। रैन कहती है कि आज रात तुम कहाँ रहोगे। जीन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रैन कहती है पर मेरी ग्रैंडमा का घर तो बहुत ही छोटा है। जीन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद रैन उसे अपने ग्रैंडमा के घर पर ले आती है और कहती है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। जीन कहता है कि मैं तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे ये सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर वो चाकू तुम्हें लग जाता तो क्या होता। तभी वहाँ गेट पर मिस्टर झाओ भी रैन का नाम लेने लगते हैं। रैन उनसे कहती है कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर झाओ कहते हैं कि मैंने सुना था कि कल रात तुम्हारी ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया। तब रैन कहती है कि अभी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मिस्टर झाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब तुमने पहली बार कंपनी को ज्वाइन किया था तभी मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। रैन कहती है कि आप अचानक मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। मिस्टर झाओ कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे रिजेक्ट करो या ना करो, मैं बस तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहता था, पर तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपना डिसीजन बाद में बता सकती हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब जीन रैन को पकड़कर किस करने लगता है और कहता है कि अभी के अभी उसे रिजेक्ट करो वरना मैं खुद जाकर उसे बता दूंगा। तब रैन उसे रोकती है और मिस्टर जाओ को मैसेज करके रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद रैन कंपनी में आ जाती है। जाओ सेक्रेटरी से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे मिस्टर फू को मीटिंग से पिकअप करने जाना है। रैन कहती है कि तुम कार की चाबी मुझे दे दो, मैं उन्हें पिकअप करने चली जाऊंगी। सेक्रेटरी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वो उसे कार की चाबी दे देता है। बाहर मिंग रैन को जाते हुए देख लेती है। फिर अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, काम पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी। इसके बाद रास्ते में रैन का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब जीन मीटिंग से वापस आता है तो सेक्रेटरी से कहता है कि रैन कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है कि वो तो आपको पिकअप करने ही गई थी, उन्होंने तो मुझसे कार की चाबी भी ले ली थी। जीन कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो सच में मुझे पिकअप करने गई थी।
थी और वो रेनको को ट्राई करने लगता है। फिर वो जगह पर आ जाता है जहाँ रेन का कार एक्सीडेंट हुआ था। वो रेन की कार के पास आकर उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ रेन बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो रेन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। तभी वहाँ मिस्टर झाओ भी उसे देख लेते हैं और कहते हैं तो अब पता चला कि रेन ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था। मिंग भी रेन को देख लेती है। फिर वो जिन की मम को कॉल करके कहती है कि मुझे पता है कि जिन मुझसे शादी नहीं करेगा। इसके बाद जब रेन को होश आता है तो मिस्टर झाओ उसके सामने होते हैं। वो रेन से कहते हैं कि कल रात तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर फू तुम्हें टाइम पर हॉस्पिटल में ले आए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मिस्टर फू और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि मिस्टर फू हमारे साथ कोऑपरेशन क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो पूरी रात तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रुके थे। सुबह ही कंपनी में काम आने की वजह से वो यहाँ से चले गए। तभी रैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। रैन अपनी ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल में आ जाती है। तब नर्स रैन को बताती है कि सुबह एक ब्यूटीफुल लेडी और लेडी को देखने आई थी। मैंने सोचा था कि उनसे मिलने आई है, इसलिए मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। पर किसे पता था कि वो बात करते करते ग्रैंडमा से झगड़ने लगेगी, जिससे ओ लेडी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इमरजेंसी रूम में एडमिट करना पड़ा। तब रैन उसे मिंग की फोटो दिखाती है और कहती है क्या ये वही लड़की थी? नर्स कहती है कि हाँ ये वही लड़की थी। इसके बाद रैन जिन की कंपनी में आ जाती है, जहाँ जिन की मॉम उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अभी भी 5 साल पहले वाली उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। जिन कहता है कि ये सब तो अफवाहें हैं, वो एक गरीब घर की लड़की है। जब मैंने उसे 5 साल पहले चूज नहीं किया तो 5 साल बाद मैं उसे चूज क्यों करूँगा? रैन उनकी बातों को सुनकर वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी जिन को बताता है कि मैंने अभी अभी मैडम को यहाँ से जाते हुए देखा है, लगता है कि उन्होंने आपकी सारी बातें सुन ली है। इसके बाद रैन मिंग को मिलने बुलाती है और उससे कहती है कि जिस दिन तुम मेरी ग्रैंडमा से मिलने आई थी तब उसी दिन उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। मुझे बताओ कि तुमने मेरी ग्रैंडमा से ऐसा क्या कहा था? मिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ उनकी कल्पना को सही कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जो उनका होने वाला दामाद है, मैं तो सिर्फ उन्हें सच बता रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कमजोर हैं। रैन कहती है कि तुम पागल हो, आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मिंग कहती है कि अच्छा क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी? तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? कौन तुम्हारे लिए गवाही देगा? जो नर्स तुम्हारी ग्रैंडमा का दिन रात ख्याल रखती है वो भी तुम्हारे लिए गवाही नहीं देगी। रैन कहती है कि ग्रैंडमा मेरी लाइफ है और तुमने उन्हें हर्ट करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिंग कहती है कि तुम क्या कर लोगी? तुम वो फैमिली में शादी करना चाहती हो ना, पर क्या तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन भी है? वो फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रैन कहती है कि अच्छा ऐसा है और बाहर निकलकर जिनको किस करने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए रेडी हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। पहला ये कि तुम्हारा मिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है? जिन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मेरा मिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रैन कहती है कि ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एक साथ हो जाएंगे और अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो तुम क्या करोगे? जिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा और वो उसे हक कर लेता है। ये सब देखकर मिंग को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद रैन जिन से कहती है कि मैंने वो सब मिंग से रिवेंज लेने के लिए कहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं उससे बदला लेने के लिए ये सब नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठाया। जिन कहता है कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता था, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर यूज होने के लिए रेडी हूँ। रैन कहती है फिर उस दिन तुमने कंपनी में अपनी मॉम से जो कहा था वो सब क्या था? जिन कहता है कि मुझे बस डर था कि वो तुम्हें हर्ट करेंगे, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा था। 5 साल पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर 5 साल बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद मिंग जिन की कंपनी में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि तुम यहाँ फैमिली में शादी नहीं करना चाहते हो? तुमने हमारी फैमिली के साथ सारे कोऑपरेशन भी कैंसिल कर दिए हैं। क्या ये सब तुम उस लड़की रैन की वजह से कर रहे हो? तभी वहाँ जिन की मॉम भी आ जाती है और जिन से कहती है कि जल्दी से इस स्टेटमेंट को पब्लिक से हटाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिंग और तुम्हारे एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करो। जिन कहता है कि इम्पॉसिबल है, मैं सिर्फ रैन से शादी करूंगा। उसकी मॉम कहती है कि वो तुम्हें सिड्यूस कर रही है। जिन कहता है कि उसने मुझे सिड्यूस नहीं किया है, बल्कि मैंने ही उसे दोबारा अप्रोच किया है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अभी के अभी उससे ब्रेकअप करो। जिन कहता है कि अब इस मामले में मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने आपकी हर बात मानी है। 5 साल पहले वो आप ही थी जिसने मुझे रैन से ब्रेकअप करने के लिए कहा था। अब दोबारा मैं उस पर गिव अप नहीं करूंगा। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगे तो तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन को छोड़ना होगा। जिन कहता है कि आप मुझे कंपनी से निकालना चाहती हैं, तो आपको उसके परिणाम भी भुगतना
भुगतने होंगे। उसकी मैम कहती है तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुमने इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं किया है, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जीन रेन के पास हो जाता है और उससे कहता है कि अगर 5 साल पहले मैं अब्रॉड नहीं गया होता तो हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ होता। मेरा दिल दुखता है जब भी मैं उन 5 सालों के बारे में सोचता हूँ। मैंने तुम्हें उन 5 सालों में बहुत मिस किया था। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल को भी मिस नहीं करना चाहता। दूसरा, जिन की कंपनी छोड़ने के बाद फू ग्रुप कंगाल होने की कगार पर आ जाता है। जिनके पेरेंट्स जिनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुमने ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। जिन कहता है कि रेन ऑफिस के लिए तैयार हो रही है, इसलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। जिनकी मॉम कहती है कि तुम्हें कंपनी में वापस जाना होगा, सभी पार्टनर सिर्फ तुम्हें ही पहचानते हैं। जिन कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं फैमिली बिजनेस के लिए रेन पर गिव अप नहीं करूंगा। उसके डैड कहते हैं कि हमने तुम्हें उस पर गिव अप करने के लिए नहीं कहा है। फू ग्रुप कई सारी जनरेशन का हार्ड वर्क है, हम उसे ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। अब हम रेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर शर्त ये है कि तुम्हें फू ग्रुप में वापस आना होगा। जिन कहता है तो ठीक है, आप लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे और रेन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब उसके पैर उसकी इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद कंपनी में मिंग चाकू लेकर रेन पर अटैक करती है, पर जीन उसे बचा लेता है और खुद हर्ट हो जाता है। हॉस्पिटल में सेक्रेटरी रेन को बताता है कि 5 साल पहले मिस्टर फू ने मिस विंग की वजह से आपसे ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि उनकी मॉम ने उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। अगर वो आपसे ब्रेकअप नहीं करते तो आपको इस शहर से गायब कर देती। इसी वजह से मिस्टर फू ने आपके सामने मिस विंग का बहाना किया था। रेन कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, उसने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इसके बाद जब जिनको होश आता है तब रेन उससे कहती है कि 5 साल पहले की बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। जेन कहता है कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताने वाला था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिनका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और वो उसी दिन रेन को प्रपोज करने का प्लान बनाता है और रेन से कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। रेन कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।